हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम दो चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। जिनमें पहला चैप्टर था सॉल्यूशन, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और दूसरा चैप्टर था हमारा केमिकल काइनेटिक्स, रसायन बलगत की, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक ऐसे न्यूमेरिकल पोर्शन वाले चैप्टर ही मैं उठा रहा हूँ अभी। तो एक ऐसा ही न्यूमेरिकल पोर्शन वाला चैप्टर है, वो है विद्युत रसायन। इसको अब हम शुरू करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 3 है ये, लेसन नंबर 3, जिसमें भी आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे इसको समझोगे, क्योंकि अब तक हम धीरे धीरे ही समझ रहे हैं चैप्टरों को। तो इसको भी अगर आप प्रॉपर टाइम दोगे तो ये भी आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या था? विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अब इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सीखते क्या है? नाम ही है इसका इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, यानी विद्युत का रसायन। तो यानी रसायन परिभाषा लिखिए आप, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा का पुनः रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का पुनः रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। विद्युत रसायन कहलाती है। अब ये सारे कार्यक्रम होते किसमें हैं? विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किसमें बदलती है? सेल में। सेल में जो पदार्थ भरा होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। और वो रासायनिक ऊर्जा से हम कोई सेल किसी में रेडियो में लगाते हैं तो उससे विद्युत ही तो बनती है, अब सेल चलने लग जाता है। और जब सेल चार्ज होता है, जब क्या होता है? विद्युत ऊर्जा चार्जर से मिलती है और सेल चार्ज हो जाता है। तो यानी विद्युत ऊर्जा किस में बदल गई? रासायनिक ऊर्जा में। यानी ये सारे कार्यक्रम किस में होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। तो सेल क्या है? अब अगली परिभाषा आप डालो, सेल। सेल, तो सेल वह युक्ति होती है, वह युक्ति होती है जिसके अंदर जिसमें लिखा है होगा, जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का अंतर रूपांतरण तथा विद्युत ऊर्जा का अंतर रूपांतरण होता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका सेल। अब सेल के अंदर अंतर रूपांतरण तो होता ही है। अब हम ये अध्ययन कर लेते हैं
कि सेल दो तरह के होते हैं। लिखिए सेल के प्रकार, सेल के प्रकार। जिसमें पहले प्रकार के सेल होते हैं विद्युत रासायनिक सेल, और दूसरे तरह के सेल कौन से होते हैं? विद्युत अपघटनीय सेल। अपघटनीय सेल। एक तो हो गए विद्युत रासायनिक सेल और एक हो गए विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत रासायनिक सेल के अंदर क्या होता है? तो पहला हेडिंग वापस डालो, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वह युक्ति, वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। इनको सबसे पहले किसने खोजा था? देखिए ये इस प्रकार के सेल सर्वप्रथम, इस प्रकार के सेल सर्वप्रथम वैज्ञानिक गैल्वेनी तथा वोल्टा ने विकसित किए। गैल्वेनी तथा वोल्टा ने विकसित किए, इसलिए इन्हें गैल्वेनिक अथवा वोल्टिक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनी अथवा वोल्टिक सेल भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें कौन सी ऊर्जा कौन सी बदलती है? गैल्वेनिक सेल में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। तो कैसे होता होगा? तो उसके लिए इन्होंने बताया कि इस सेल में एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। कैसी? स्वतः रेडॉक्स। लिखो ये बात भी, इस सेल में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है, ये कॉन्सेप्ट है इस सेल का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है जिसकी रासायनिक ऊर्जा
विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो ये सेल किस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, किस सिद्धांत पर काम करते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के कॉन्सेप्ट। मतलब इनमें एक रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है जिसकी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, ये लिखा। अब ये बात है बनावट। अब ये हेडिंग बनाओ, गैल्वेनिक सेल की बनावट और कार्य प्रणाली। गैल्वेनिक सेल की बनावट एवं बनावट कार्य प्रणाली। ठीक है, तो बनावट में क्या होता है, देखो इसमें ऐसे बनावट को समझो कि इसमें दो प्रभाग होते हैं, चेम्बर। क्या होते हैं बेटा? दो इस तरह से बीकर टाइप के प्रभाग होते हैं, एक चेम्बर और एक ऐसे ही दूसरा चेम्बर होता है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में कितने प्रभाग होते हैं? दो प्रभाग होते हैं। जिसको मैं पढ़ देता हूं, बायां या लेफ्ट, और इसको दायां या फिर राइट। अब बाएं प्रभाग में क्या होता है कि बाएं प्रभाग के अंदर अगर हम डेनियल सेल की बात करें, जो एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल ही है, तो उसमें किसकी छड़ होती है? जिंक की छड़ होती है। किसकी? Zn छड़। ठीक है, और वो किस में डूबी होती है? ZnSO4 के विलयन में ही डूबी, उसी के विलयन में डूबी होनी चाहिए। यानी ये विलयन किसका हो गया? ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। चलिए विलयन हो गया। और दाएं प्रभाग के अंदर एक छड़ होती है, वो होती है किसकी? पतली होती है। ये कैसी होती है? बिल्कुल पतली होती है। ठीक है, ये होती है कॉपर की छड़। किसकी छड़? कॉपर छड़, जो किसमें डूबी होती है? कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी होती है। CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में डूबी होती है। यानी जब हम ये इलेक्ट्रोड के काम करती है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड का काम हो गया? ये हो गया आपके एनोड। ठीक है, और ये हो गया आपका दायां चेम्बर। किसका काम करता है? कैथोड का। तो कोई भी इलेक्ट्रोड जब हम बनाते हैं तो क्या व्यवस्था करते हैं? एक छड़ को उसी के विलयन में डुबोकर रखते हैं। यही क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोड। अगर हम उसमें सक्रिय धातु की छड़ लेते हैं तो वो एनोड, और कम सक्रिय धातु की छड़ कैथोड का काम करने लगती है। अब क्या होता है, देखो इस दोनों चेम्बरों को बनावट में ये और लिख लेना, दोनों चेम्बरों को हम किससे जोड़ते हैं? एक उल्टे यू आकार की नली से जोड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं लवण सेतु। क्या बोलते हैं? लवण सेतु, साल्ट ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, तो ये लवण सेतु हो गया। ये चित्र आपको खूब आराम से किताब में मिल गया, आप किताब से बना भी सकते हैं इसको। फिर बाह्य परिपथ, सेल का बाह्य परिपथ हम कैसे पूर्ण करते हैं? बाह्य परिपथ हम पूर्ण करने के लिए
यहाँ और यहाँ बैटरी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? या धारा नापने के लिए एम्पियर लगा देते हैं। तो बेटा ये हो गया। एम्पियर क्यों लगाया मैंने? वोल्टमीटर भी लगा सकता हूँ अगर ये सेल ने धारा दी या नहीं दी। अब समस्या आता है, बनावट तो ये है। अब हम कार्यप्रणाली भी जान लेते हैं। तो पहली बात तो वही है कि ये सेल किस सिद्धांत पर काम करता है? रेडॉक्स अभिक्रिया के सिद्धांत पर। क्या बताओगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो कार्य प्रणाली में मैं वही बात लिख देता हूं कि कार्य प्रणाली। तो देखो इस सेल में अब बनावट का वर्णन तुम कोई छोटी क्लास में होने की वर्णन नहीं कर सकते कि इसमें एक इलेक्ट्रोड होता है, ये सब बातें मैं नहीं बताऊंगा। आप इस बनावट का वर्णन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सीधे ही कार्यप्रणाली बताता हूं। इस सेल में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है अब मैंने कहा जब स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया ही होगी तभी ये सेल धारा देगा, वोल्टेज बनाएगा। जब तक इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी तब तक धारा नहीं बनाएगा। तो अब जो एनोड होता है उस पर क्या क्रिया होती है? तो पहली क्रिया हम लिख लेते हैं, एनोड अथवा बाएं प्रभाग की अभिक्रिया। एनोड अथवा बाएं प्रभाग की अभिक्रिया। तो इस प्रभाग की बात हो रही, चित्र को मैं मिटा देता हूं, तुम्हारे पास अब है चित्र, देखते चलना। तो भाई बायां प्रभाग हम किसका लेते हैं? पहली बात तो अधिक सक्रिय धातु का, क्योंकि इस पर होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया। बायां प्रभाग एनोड का कार्य करता है। एनोड का कार्य करता है जिसमें अधिक सक्रिय धातु जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सके कि क्षण उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ किसकी ली है? Zn की छड़ ली है, क्योंकि Zn की क्यों ली है? Zn कॉपर से अधिक सक्रिय है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब Zn कैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? Zn+2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ठीक है, और ये आयन किस में आ जाएंगे? विलयन में, और इलेक्ट्रॉन किस पर जमा हो जाएंगे? छड़ पर। इसलिए बायां प्रभाग जो होता है वो ऋणावेशित होता है। केवल और केवल गैल्वेनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड कैसा होता है? ऋणायनिक होता है। बाकी सारे सेलों में क्या होता है? धनायनिक। जैसे अपन निपोर वो लेते हैं ना, उसमें एनोड क्या होता है? उस पर पॉजिटिव लिखा होता है, वो एनोड होता है। लेकिन इस सेल में एनोड कैसा होता है? ऋणावेशित। तो लिखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन
छड़ पर जमा हो जाते हैं जिससे यह छड़ ऋणावेशित हो जाती है तथा Zn+2 आयन विलयन में चले जाते हैं। इसमें चले जाते हैं, विलयन में चले जाते हैं। क्लियर? ये अभिक्रिया को एक अभिक्रिया नाम देते ना। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो बायां प्रभाग था ना हमारा, इसमें जिंक की छड़ मोटीली थी, वो छड़ से आयन किस में आते जा रहे हैं? विलयन में। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पे ही जमा होते जा रहे हैं। ये कार्यक्रम चल रहा है किधर? बाएं प्रभाग की तरफ। कार्य प्रणाली समझ रहे हैं, जिसमें ये कार्यक्रम बाएं प्रभाग की तरफ चल रहा है। अब दाएं प्रभाग की तरफ क्या कार्यक्रम चल रहा है उसको भी देख लेते हैं। वो कौन सा है? दूसरा प्रभाग कौन सा है? कैथोड। और उसको क्या बोलते हैं? कैथोड अथवा दायां प्रभाग। दायां प्रभाग की अभिक्रिया डाल लो। प्रभाग की अभिक्रिया। अब इसमें क्या है? दाएं प्रभाग किसका काम करेगा? दायां प्रभाग एनोड की जगह कैथोड का कार्य करता है, जिसमें कम सक्रिय धातु, अधिक नहीं, कम सक्रिय धातु जो कि धातु आयन का अपचयन संपन्न होता है। तो यहाँ कम सक्रिय धातु आयन का अपचयन होगा। जैसे धातु का कोई रोल नहीं है यहाँ किसका रोल है? किसका रोल है यहाँ? अपचयन किसका संपन्न हो रहा है? यहाँ अपचयन संपन्न होता है आयन का। जैसे दूसरे प्रभाग में कौन सी व्यवस्था थी? कॉपर सल्फेट का विलयन में कॉपर की छड़ डूबी हुई थी। अब कॉपर तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, लेकिन कॉपर आयन क्या करेंगे? यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो एक्वस। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि साहब यहाँ कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं त्याग रहे? तो इलेक्ट्रॉन त्यागते भी हैं कॉपर। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है दो, ठीक है, और बन रहा है कॉपर सॉलिड। तो ये क्रिया कौन सी है? सेकंड क्रिया अपचयन की क्रिया है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है सर जिंक की क्यों इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? तो जिंक की इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। अब यहाँ कॉपर आयन की इस कॉपर की तुलना में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है, इच्छा ज्यादा होती है। तो काम तो स्वतः ही तो वही काम होता है जिसकी इच्छा ज्यादा होती है। फोर्स करके तो हम कोई सा भी काम करवा सकते हैं, लेकिन स्वतः ही कौन सा काम होता है? जिसकी इच्छा ज्यादा होती है। तो वो काम यहाँ स्वतः तभी तो होगी, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया, कि जिंक अपने आप इलेक्ट्रॉन त्यागे, कॉपर आयन अपने आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें। तो रेडॉक्स अभिक्रिया भी क्या होगी? स्वतः ही चलेगी और धारा भी स्वतः ही बहेगी। तो ये क्रिया है उतारने की क्रिया।
सेल अभिक्रिया क्या रही अब? समग्र सेल अभिक्रिया। कोई पूछे आपसे कि डैनियल सेल में, जो कि एक गैल्वेनिक सेल का ही प्रकार है, डैनियल सेल में होने वाली समग्र रेडॉक्स अभिक्रिया, तो उसके लिए एनोड की तो क्या थी, एक क्या थी, Zn इजकल टू Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, इसको तो एक नाम दिया था मैंने। और दूसरी कौन सी थी, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन इजकल टू Cu सॉलिड, और ये समीकरण 2 थी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही जोड़ देंगे। तो जुड़ती कैसे हैं अभिक्रियाएं? LHS में LHS की अभिक्रिया जुड़ती है, RHS में RHS। तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर है और इधर भी है, तो इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे। तो LHS में कौन कौन है, जिंक सॉलिड और कॉपर आयन, एक्वस लिखूंगा इसको, Cu+2 आयन इजकल टू, उत्क्रमणीय का चिन्ह नहीं लगाऊं, सीधे ही चलती है अभिक्रिया इसलिए, इजकल टू, इधर क्या जोड़ेंगे, Zn+2 एक्वस और Cu सॉलिड। ये तो ये नेट अभिक्रिया हो गई जो सेल में स्वतः ही संपन्न होती है, और इसी अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है, कौन सी, विद्युत ऊर्जा। किससे, रासायनिक ऊर्जा से। अब कितनी विद्युत मिलती है, कितना वोल्टेज मिलता है, कितनी धारा मिलती है, कैसे मिलती है, ये तो डैनियल सेल है। और भी प्रकार के, डैनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल का ही उदाहरण है, बेस्ट एग्जाम्पल, आदर्श एग्जाम्पल, ठीक है। तो और बाकी के सेलों में अब अभिक्रिया मैंने तो डैनियल सेल में लिखना सिखा दिया, क्या तुम बाकी के सेलों में भी अभिक्रिया लिख सकते हो? तो ये सारी चीजें हम 1 by 1 करके सीखते ही जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।